India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी राज्यों में बुलडोजर की तोड़फोड़ कार्रवाई पर नहीं लगा सकते रोक। कहा, ऐसे आदेश से नगर निकायों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। राज्यों के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार। गुरुग्राम छात्र हत्याकांड में नाबालिग मानकर केस चलेगा। केंद्र और एनसीपीसीआर को इसके लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश। नाबालिग छात्र के पिता की याचिका खारिज। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने दाखिल किया ड्राफ्ट चार्ज। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का लगाया आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा, 1991 का वर्शिप एक्ट इस मामले में लागू नहीं होता। जमीन आदि विश्वेश्वर महादेव की है। India Legal presents Courts Roundup. तो सबसे पहले बात बुलडोजर पर रोक मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते जो सभी जगह लागू हो। कोर्ट यहां पर एक सर्वव्यापी आदेश के बारे में बात कर रही थी। जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा है। साथ ही कहा कि वो जमीयत उलेमा हिंद द्वारा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन किया जाना चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे स्थानीय निकायों यानी नगर निकायों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कानपुर और प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए। दवे की याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक असम में हत्या के आरोपी का घर गिराया गया, ये रुकना चाहिए। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। SG मेहता ने बहस में कहा, कुछ जगह ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन नियमों के मुताबिक हिंसा के पहले कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस विषय को सनसनीखेज न बनाया जाए। पीठ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई क्या 8 अगस्त को ही की जाएगी। सुनवाई के दौरान दवे ने आरोप लगाया कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मेहता ने आपत्ति जाहिर की और कहा, सभी भारतीय समुदाय के हैं, आप इस तरह की बहस नहीं कर सकते। दवे ने कहा कि आप देखें कि दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दवे ने कहा कि आप रोक का आदेश दें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं। मेहता ने कहा कि वो 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। 8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। मामले के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए।
जमीयत उलेमा हिंद को 2 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। एक सामान्य घोषणा की मांग करते हुए कि अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में विध्वंस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी जनहित याचिका उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुए दंगों के बाद की गई विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। 16 जून 2022 को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दें। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में साल 2017 में हुए मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और उस पर बालिग के रूप में मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पिता की अर्जी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब यह हुआ कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नए सिरे से तय करेगा कि आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चले या ना चले। हरियाणा के गुरुग्राम में 2017 में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में मृतक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नाबालिग छात्र के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वारदात के समय आरोपी की उम्र 16.5 साल थी। ऐसे में उसको नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और नाबालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने केंद्र और एनसीपीसीआर को इसके लिए गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा है। दरअसल मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें हाई कोर्ट ने आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाए जाने से इनकार कर दिया था। मृतक के पिता की मांग थी कि आरोपी को बालिग मानकर आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए कहा कि 2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड के आरोपी पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि आरोपी छात्र को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। दलील दी गई थी कि 16 साल के छात्र ने जिस तरह से क्राइम किया और जिस तरह उसको छिपाने की कोशिश की, उसके लिए उस पर बालिग की तरह केस चलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 8 सितंबर 2017 को मासूम छात्र प्रिंस का तेजधार हथियार से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में स्कूल के ही एक बस कंडक्टर को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की थ्योरी किसी को समझ भी नहीं आई थी। मामला गरमाने लगा तो प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच की तो पूरा मामला ही बदल गया और फिर सामने आया कि प्रिंस की हत्या उसके स्कूल में पढ़ने वाले 16.5 साल के छात्र ने की थी, जिसके बाद आरोपी किशोर छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी नाबालिग छात्र द्वारा किए गए क्राइम को संगीन मानते हुए मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उस पर बालिग मानते हुए मुकदमा चलाने की याचिका दाखिल की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करेगा, जिसने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मामला सीजेआई एनवी रमना के समक्ष था। वकील भूषण ने कहा, लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है, ये मामला बहुत पहले दर्ज किया गया था। सीजेआई ने जवाब दिया, इसे अगले हफ्ते भूषण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मार्च में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को कर्नाटक सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें राज्य के सरकारी कॉलेजों की कॉलेज विकास समितियों को कॉलेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा था कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। वर्दी की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। सरकार के पास जियो पास करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक सहित कम से कम 3 अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। महाठग सुकेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सुकेश 10 दिनों में कोर्ट को यह बताते हुए जवाब दाखिल करे कि वो जेल में मुलाकात की आड़ में किसको और कितनी रकम भिजवा रहा था। अब कोर्ट 26 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ने जान का खतरा बताते हुए उन्हें तिहाड़ जेल के अलावा किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ के अलावा किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग का मामला सुकेश की ओर से पेश वकील आर बसंत ने पीठ से कहा, जेल अधिकारी मुझे धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार यह भी मान रही है कि उससे रिश्वत ली गई। बसंत ने कहा कि हमारे खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, हमें बेंगलोर जेल में भी भेजा जा सकता है। वहां उसकी बुजुर्ग विधवा मां भी है। वहीं एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट जजों के नाम पर भी ठगी की है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने अपना रैकेट चला रखा है। मामला खुल जाने की वजह से स्टाफ का बड़ा हिस्सा सस्पेंड हो चुका है। अब उस पर सख्ती बढ़ गई है तो वो दूसरी जेल से जाकर वहां से अपना ठगी का धंधा चलाना चाहता है। कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि आपने पहली बार धमकी की शिकायत कब की। एएसजी ने कहा, हमने पहले ईडी और अन्य एजेंसियों से शिकायत की और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने दोबारा पूछा कि आपने जबरन वसूली के खिलाफ कब शिकायत की। बसंत ने कोर्ट को बताया कि इस साल 7 मार्च को शिकायत की गई थी। कोर्ट ने पूछा कि उसने कितने पैसे की उगाही की है। बसंत ने 12.5 करोड़ की उगाही की बात कही। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, सुकेश के साथ ठगी के गोरख धंधे में जेल कर्मी भी शामिल थे जो उसके पेरोल पर काम करते थे और जांच एजेंसी को इस रैकेट का पता करने में 2 साल से ज्यादा लग गए। कोर्ट ने आर बसंत से कहा कि जिन लोगों के जरिए डील की गई और करोड़ों रुपए दिए गए उनके नाम कोर्ट को बताए जाएं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती की बढ़ती मुश्किलों की। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। एनसीपी का आरोप है कि एक्ट्रेस रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कई बार ड्रग्स खरीदे और उसके लिए भुगतान किया। 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप हैं। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। रिया के भाई शोविक को भी राहत नहीं मिली है। एनसीबी के मसौदा आरोपों के मुताबिक सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर या समूह में मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच आपराधिक षड्यंत्र रचा ताकि वे उच्च समाज और बॉलीवुड में नशीले पदार्थों का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोएक और अन्य लोगों ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अत्यधिक मादक पदार्थों की लत लगाने में मदद की और उसे नशे करने के लिए उकसाया। विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष दायर ड्राफ्ट चार्ज में एनसीबी ने चक्रवर्ती और 34 अन्य पर बॉलीवुड में अलग अलग ड्रग्स की खरीद, बिक्री, परिवहन और वितरण के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले की जांच की। एनसीबी ने आरोप लगाया कि राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग की खरीद के लिए सैमुअल मिरांडा, शोएक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती के सीधे संपर्क में थे। इन ड्रग्स के भुगतान के लिए राजपूत के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। एनसीबी ने आरोप लगाया कि सैमुअल मिरांडा मार्च 2020 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान ड्रग पैडलर्स के नियमित संपर्क में थे। शोएक चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप ये है कि उसने गांजा और हशीश की डिलीवरी के लिए ऑर्डर दिए और डिलीवरी के साथ साथ इन ड्रग्स के लिए भुगतान भी किया। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स की डिलीवरी लेने और सुशांत सिंह राजपूत को सौंपने का आरोप लगाया। आरोपियों पर नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम की धारा 8C, 20B,
22, 27A, 28, 29 और 30 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है। एनसीबी ने मंगलवार को दावा किया है कि आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की फंडिंग की बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तस्करी को वित्त पोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और 27A लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप तय करने से पहले अदालत सभी आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर विचार करेगी। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है, यानी अब अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत मौत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। 12 जुलाई को एनसीबी ने इस बात का भी खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती, शोविक समेत सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आपराधिक षड्यंत्र रचा था, ताकि वो बॉलीवुड और हाई सोसाइटी में ड्रग्स का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित पीजीटी इकोनॉमिक्स महिला एग्जाम 2021 में कृपाण और कारा या कड़ा पहनकर पहुंची एक अमृतधारी सिख लड़की को एंट्री नहीं देने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 17 जुलाई 2021 को हुए एग्जाम देने से वंचित रही लड़की ये मामला कोर्ट तक लेकर गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कृपाण पहनने वाले उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि नोटिस काफी पहले दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। जस्टिस रेखा पल्ली ने एक सिख महिला को काला पहनने के कारण DSSB द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा यह उम्मीद की जाती है कि न केवल DSSB बल्कि अन्य सभी भर्ती एजेंसियां जो इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं, परीक्षा आयोजित करने से पहले इस संबंध में उचित कदम उठाएं। याचिकाकर्ता का यह भी मामला था कि उसे सूचित किया गया कि जब तक वो अपना धातु का कड़ा हटा नहीं देती उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि DSSB जैसी विशेष संस्था जो नियमित रूप से दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर चयन के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है और जिसमें बड़ी संख्या में सिख उम्मीदवार नियमित रूप से परीक्षा देते हैं, समय पर परीक्षा देने की जहमत नहीं उठाई। उम्मीदवारों को यह सूचित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि अगर वे कारा और कृपाण पहनने के इच्छुक हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है। वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय में विवादास्पद ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर मामले पर फिर से सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी तरीके से इस मामले में लागू नहीं होता। मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वो जमीन आदि विश्वेश्वर महादेव की है, उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। सुनवाई से पहले जैन ने कहा कि सुनवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने अदालत में मामले पर दिन प्रतिदिन सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। कल फिर से सुनवाई होगी। साहब का कहना था कि पहले हम जैन साहब को सुनेंगे, जैन साहब को सुना जाएगा, उसके बाद में आपको सुना जाएगा। तो हमने उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाते हुए राखी सिंह का पक्ष इनके कंक्लूजन के बाद में तुरंत रखा जाएगा। जैन साहब ने क्या क्या पॉइंट आउट किया? कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता। उसी जो कंटेंशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के, उसकी एप्लीकेबिलिटी को उन्होंने आंसर करने का प्रयास किया है अभी तक। तो क्या हिंदू पक्ष की तरफ से ही राखी सिंह है? राखी सिंह हिंदू पक्ष ही है। अभी ये पक्ष जब पूरा कर देगा, अगर ये कल अपना दिन ले लेते हैं तो परसों हम अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट कर देंगे। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.